मॉर्निंग फ्रेंड्स। लास्ट लेक्चर में हमने क्वेश्चन स्टार्ट किया है जनरल रूल्स एंड प्रेक्टिवेशंस फॉर टैबुलेशन। तो टैबुलेशन के लिए कौन से जनरल रूल्स हैं और कौन से प्रेक्टिवेशंस रखना है टेबल बनाने के टाइम, उसके बारे में डिस्कशन शुरू किया था और मेरे ख्याल से 1 to 7 पॉइंट्स हमने कंप्लीट किए हैं। जैसे कि फर्स्ट पॉइंट था ईच टेबल शुड बी नंबर, सभी टेबल को एक क्या देना है, नंबर देना है। क्यों नंबर देना है? सो दैट इट कैन बी इजीली आइडेंटिफाई, हम उसको इजीली आइडेंटिफाई कर सके, આપણે એને સહેલાઈથી ઓળખી શકીએ એટલા માટે દરેક ટેબલને એક નંબર આપવાનો છે। ક્લિયર? देन सेकंड पॉइंट था द टाइटल ऑफ द टेबल शुड बी क्लियर, ब्रीफ एंड सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। मतलब क्या कि टेबल को हम जो टाइटल देते हैं वो कैसा होना चाहिए? तो क्लियर, स्पष्ट, ब्रीफ, टूंकू एंड सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, मतलब के जाते समझी शकाय एवं होवुं जोईए। એટલે टाइटल शुड बी क्लियर, ब्रीफ एंड सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। थर्ड पॉइंट था द सोर्स ऑफ द डेटा शुड बी मेंशन। सोर्स એટલે આપણે લખેલું મિત્રો કે स्रोत, फ्रॉम वेयर इंफॉर्मेशन हैज बीन टेकन, इंफॉर्मेशन कहां से मिली हमको उसके बारे में लिखने का, उसको क्या बोलते हैं? सोर्स। द सोर्स ऑफ द डेटा शुड बी मेंशन, डेटा का सोर्स दिया हुआ होना चाहिए। देन कैप्शंस एंड स्टब्स शुड बी क्लियर एंड ब्रीफ। कैप्शंस मतलब क्या था? तो जो कॉलम्स है उसके टाइटल, उसको क्या बोलते हैं हम? कैप्शंस। और जो रो है उसके टाइटल, जो लेफ्ट साइड पे लिखते हैं हम, उसको क्या बोलते हैं? रोज। तो क्या है पॉइंट में दिया हुआ? कैप्शंस एंड स्टब्स, कॉलम हेडिंग एंड रो हेडिंग्स शुड बी क्लियर एंड ब्रीफ। क्लियर होना चाहिए और ब्रीफ मतलब छोटे होना चाहिए, संक्षिप्त में होना चाहिए। फिर नेक्स्ट पॉइंट था फिगर्स शुड बी राउंडेड ऑफ। फिगर्स को क्या करना है? राउंड ऑफ करके लिखना है। जैसे मैंने बताया था आपको 72.93% है, तो बच्चा क्या बोलेगा? 73% है मेरा। तो इसका मतलब फिगर को राउंड ऑफ करके बोल रहा है वो। तो फिगर्स शुड बी राउंडेड ऑफ, फिगर्स को राउंड ऑफ करके लिखना है। फिगर्स शुड बी टेकन इन नियरेस्ट रुपीस, नजीकना रुपयाમાં કિંમતો લેવાની છે। एंड पैसे भी एलिमिनेटेड, पैसे को क्या करना है? निकाल देना है। देन द अरेंजमेंट ऑफ आइटम्स, वस्तुओं की जो गुठवणी करिए छे, अरेंजमेंट जो करते हैं हम, वो कैसी होनी चाहिए? तो द अरेंजमेंट ऑफ आइटम्स आइदर इन अल्फाबेटिकल और ज्योग्राफिकल और क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। अल्फाबेटिकल मतलब एबीसीडी, एबीसीडी का ऑर्डर में लिखना है, कक्कावारी प्रमाणे एबीसीडी प्रमाणे लखवानुं। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर समय अनुसार 2013, 14, 15 इस तरह से, तो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर हुआ। फिर ज्योग्राफिकल ऑर्डर, नॉर्थ, साउथ, वेस्ट, ईस्ट, ये क्या हो गया? ज्योग्राफिकल ऑर्डर। सो आइटम शुड बी अरेंज्ड इन either in alphabetical or in chronological or in क्या था? geographical order, geographical, alphabetical and chronological order। फिर if certain figures has to emphasize, अगर किसी फिगर का हम क्या करना चाहते हैं? अलग से लिखना चाहते हैं या एनु खास आकर्षण ऊभું કરવું છે, then we have to write it बिटवीन थिक लाइन, थिक लाइन के बीच में लिखेंगे या फिर सर्कल में लिखेंगे या बॉक्स में लिखेंगे। ओके, तो वो पॉइंट था। तो ये सब पॉइंट्स हमने आगे के लेक्चर में, लास्ट लेक्चर में डिस्कस किए। अब नेक्स्ट पॉइंट नंबर 8 देखो। बिफोर ड्रॉइंग आउट द रफ फाइनल टेबल, फाइनल टेबल बनाने से पहले क्या करना है? तो रफ ड्राफ्ट એટલે ગુજરાતીમાં એને કહેવાય કાચું કામ। रफ ड्राफ्ट शुड बी एग्जामिन केयरफुली। रफ ड्राफ्ट जो हमने पहले बनाया है उसको केयरफुली चेक करना पड़ेगा। मैंने तो आपको डायरेक्ट टेबुलेशन के एग्जांपल कैसे समझाया मैंने आपको। तो पहले क्वेश्चन रीड करो, उसमें से एट्रीब्यूट अलग निकालो
और उस एट्रीब्यूट के बेस पे टेबल बना दो और अंदर फिगर्स डाल दो। इस तरह से मैंने आपको बताया। लेकिन इस तरह से फाइनल टेबल बनाने से पहले एक रफ ड्राफ्ट तैयार करना होता है, प्रिपेयर करना पड़ता है। नहीं करेंगे तो भी चलेगा, ऐसा उसका कुछ मार्क्स नहीं है। समझ गए आप लोग? तो जो रफ ड्राफ्ट हमने रेडी किया है उसको केयरफुली एग्जामिन कर लेना है। કાચું કામ જે કરેલું છે એને ધ્યાનથી તપાસી લેવાનું કે ભાઈ એમાં કોઈ ભૂલ તો નહીં રહી ગઈ ને, અને કેરફુલી ચેક કર્યા પછી જ આ રફ ડ્રાફ્ટ પરથી ફિગર્સને આપણે ફાઇનલ ટેબલમાં લખીશું। સમજો છો શું કહેવા માંગુ છું મેં? એટલે શું કહ્યું છે જુઓ બેટા, बिफोर ड्रॉइंग आउट द फाइनल टेबल बनाने से पहले रफ ड्राफ्ट शुड बी एग्जामिन केयरफुली। जो रफ ड्राफ्ट हमने जे काचू काम કર્યું છે इट शुड बी चेक्ड और इट शुड बी एग्जामिन केयरफुली। ધ્યાનથી તપાસી લેવું જોઈએ કે એમાં કોઈ મિસ્ટેક્સ, કોઈ ભૂલો, કોઈ ગણતરીમાં ભૂલો કે કંઈક લખવામાં ભૂલો થયેલી છે કે નહીં થઈ। तो ये रफ ड्राफ्ट जे छे, काचू काम जे छे एने पहला चेक करी लेवू जोईए। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट्स, मापना एकमों। चलो ये मैं हमने पार्ट्स ऑफ टेबल में भी देखा था। यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट कहाँ लिखते थे? हेड नोट। तो हेड नोट में क्या था? हेड नोट इज अ ब्रीफ स्टेटमेंट, टूंकू विधान छे। इट इज रिटन एट द टॉप ऑफ द टेबल बिलो द टाइटल। टाइटल के नीचे तुरंत लिखते हैं। इट ऑलवेज एनक्लोज्ड इन ब्रैकेट, उसको हमेशा ब्रैकेट में लिखते हैं। व्हेन फिगर्स आर वेरी लार्ज, फिगर्स बड़े होंगे, देन हेड नोट इज रिक्वायर्ड, तब हेड नोट की जरूरत पड़ेगी। जैसे सेल्स इन लाख रुपीस, प्रॉफिट इन प्रॉफिट इन करोड़ रुपीस, सेल्स इन लाख रुपीस। जनरली यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट्स आर इंक्लूडेड इन इट। जनरली उसमें क्या लिखते हैं हम? यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट, मापना एकमों, हाइट इन सेंटीमीटर्स, वेट इन किलोग्राम्स, कंजम्पशन ऑफ पेट्रोल, पेट्रोल नी वपराश इन लीटर्स। समझ रहे हो? तो जो ब्रैकेट के अंदर हम इंक्लोज करते हैं ऐसे वाली नोट को क्या बोलते हैं? हेड नोट। तो हेड नोट के अंदर जनरली क्या लिखने में आता है? तो यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट, मापना एकमों लखीए छे बेटा। तो जुओ अहींया, यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट, मापना एकमों शुड बी क्लियरली डिफाइन्ड, ચોક્કસ રીતે વ્યાખ્યાયિત થયેલા હોવા જોઈએ। હવે ફોર એક્ઝામ્પલ, સ્ટુડન્ટ્સ ની હાઈટ આપણે મેઝર કરી છે, 50 વિદ્યાર્થીઓ છે। હવે 50 से 50 ની હાઈટ ક્યાં તો સેન્ટીમીટરમાં મેઝર કરો, ક્યાં તો 50 से 50 ની હાઈટ ફીટમાં મેઝર કરો। એવું નહીં કે 50 માંથી 20 ની હાઈટ આપણે સેન્ટીમીટરમાં માપી અને બાકીના 30 ની હાઈટ આપણે ફૂટમાં માપીએ છે, એવું ના ચાલે। यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट शुड बी क्लियरली डिफाइन्ड, ચોક્કસ રીતે વ્યાખ્યાયિત થયેલા હોવા જોઈએ। 50 સ્ટુડન્ટ્સ છે અને એમનું સર્વે કરીએ છે તો 50 એ 50 ની હાઈટ સેન્ટીમીટરમાં જ મેઝર કરવાની, या तो ફીટમાં જ મેઝર કરવાની, या तो ઇંચીસમાં જ મેઝર કરવાની। વેટ છે, વેટ 50 જણ છે એમાંથી 20 નું કિલોગ્રામમાં માપીએ છે અને બાકીના 30 નું પાઉન્ડમાં માપીએ છે, તો ઇટ ઇઝ નોટ પ્રોપર ક્રાઇટેરિયા। ये प्रॉपर क्राइटेरिया नहीं। 50 से 50 નું એક જ એકમમાં માપવું જોઈએ। सो यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट, मापना एकमों, यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट शुड बी क्लियरली डिफाइन्ड, ચોક્કસ રીતે વ્યાખ્યાયિત થવા જોઈએ, such as height in centimeters, weight in kilograms, etc. Now 10 number, all explanation necessary for the interpretation એટલે અર્થઘટન, एक्सप्लेनेशन समझूतियों, नेसेसरी जरूरी। जो नेसेसरी एक्सप्लेनेशन है टेबल के इंटरप्रिटेशन के लिए उसको नीचे फुटनोट में लिख के देना चाहिए। एम लिखा है, एफ लिखा है, टी लिखा है टेबल के अंदर।
तो कोई अपना फ्रेंड, एम मतलब मगनलाल, एफ मतलब फोकटराम, टी मतलब तोताराम ऐसा नहीं समझे, इसलिए मुझे नीचे लिखना पड़ेगा एम इज नंबर ऑफ मेल, एफ इज नंबर ऑफ फीमेल, टी इज टोटल नंबर। तो जो नेसेसरी एक्सप्लेनेशन है फॉर द इंटरप्रिटेशन ऑफ टेबल, टेबल का इंटरप्रिटेशन के लिए जो नेसेसरी एक्सप्लेनेशन है, वो सभी नेसेसरी एक्सप्लेनेशन को मुझे कहां लिखना पड़ेगा? फुटनोट में। कहां लिखना पड़ेगा? फुटनोट में। अब फुटनोट कहां लिखते थे? बिलो द बॉडी ऑफ द टेबल। टेबल की जो बॉडी है उसके नीचे तुरंत टोटल खत्म होगा, नीचे तुरंत फुटनोट लिखेंगे। एम इज नंबर ऑफ मेल, एफ इज नंबर ऑफ फीमेल, टी इज टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स। तो क्या दिया है देखो ये पॉइंट में हमको, ऑल एक्सप्लेनेशन नेसेसरी फॉर द इंटरप्रिटेशन ऑफ द टेबल। टेबल के इंटरप्रिटेशन के लिए जो जो नेसेसरी इंफॉर्मेशन है या नेसेसरी एक्सप्लेनेशन है, वो सभी एक्सप्लेनेशन गिवन एज फुटनोट, फुटनोट में देना चाहिए। किसमें देना चाहिए? फुटनोट में। डिक्टो मार्क्स शुड नॉट बी यूज्ड इन अ टेबल। डिक्टो मार्क्स, डिक्टो मार्क्स એટલે સરખા ચિહ્નો। डिक्टो मार्क्स, डिक्टो मार्क्स शुड नॉट बी यूज्ड इन अ टेबल। टेबल के अंदर डिक्टो मार्क्स का यूज नहीं करना है। अब ये कैसे सर? चलो मैं ऊपर लिखता हूं एम, फिर उसके 3 पार्ट बनाए, मेल फीमेल टोटल, यूएम लिख रहा हूं, मेल फीमेल टोटल। तो अब ये 2 डिक्टो मार्क्स हो गए। देखो तने ने મને ખબર છે બેટા, આપણે ભણેલા ગણેલા છીએ એટલે કે આ એમ એટલે મેરિડ છે, નહોતી ખબર? ઓકે ચાલો, મેરિડ। આઈ એમ એટલે શું છે? તો મેલ છે। તો અહીંયા મેરિડ માટે એમ લખ્યો છે અને મેલ માટે એમ લખ્યો છે, તો આ સરખા ચિહ્નો થઈ ગયા બેટા। तो दिस टाइप ऑफ मार्क्स कैन नॉट बी यूज्ड इन अ टेबल। इस तरह के मार्क्स का हम यूज नहीं कर सकते। उससे क्या होगा? समटाइम इट क्रिएट्स कंफ्यूजन, उससे कभी कभी कंफ्यूजन खड़ा हो जाएगा। समझ गए आप लोग? तो डिक्टो मार्क्स का यूज हमको टेबल में नहीं करना है। डिक्टो मार्क्स गुजराती लख्યું છે, સરખા ચિહ્નો शुड नॉट बी यूज्ड इन अ टेबल। टेबल में એનો ઉપયોગ કરવો જોઈએ નહીં। क्लियर? डिक्टो मार्क्स સરખા ચિહ્નો, दिस टाइप સરખા ચિહ્નો, એનો ઉપયોગ કરવાનો નહીં। देन लास्ट पॉइंट, इंडिकेट अ जीरो क्वांटिटी बाय जीरो। मतलब जीरो दिया हुआ है तो उसको जीरो लिखना है। एंड इंफॉर्मेशन विच इज नॉट अवेलेबल शुड बी इंडिकेटेड बाय द लेटर्स एन ए। ये एन ए का मतलब क्या होगा? नॉट अवेलेबल। जो इंफॉर्मेशन हमारे पास अवेलेबल है ही नहीं, उसके लिए क्या लिखना है? एन ए। और बाय डैश लिटी कर देवानी नानी। और जो जीरो है उसके बारे में क्या लिखना है? जीरो। सॉरी, इसे कैसे बता रहे हो? बताओ। वो कंट्रीब्यूशन वाला एग्जांपल था, अब सुनो। उसमें ऐसा था एक लाइन, देयर आर 6 सर्वेंट्स, ऑल मेल। तो टोटल में 6 लिखा, मेल के अंदर भी 6 लिखा, उसके फीमेल में कितना लिखा था? बोलो कितना लिखा था? हेलो, 0। 6 - 6 0। तो जीरो क्वांटिटी है, उसको 0 से लिखना है। चलो उसका एवरेज कंट्रीब्यूशन कितना लिखा था? 0। उसका टोटल कंट्रीब्यूशन भी कितना लिखा था? 0। तो जीरो क्वांटिटी है, उसको 0 लिखना है। और जो इंफॉर्मेशन अवेलेबल है ही नहीं, पॉपुलेशन है, इंडिया का पॉपुलेशन है, उसमें एक फिगर नहीं है हमारे पास। सभी का काउंट किया, बराबर है। लेकिन जो अनसाउंड माइंड के लोग हैं, अनसाउंड माइंड समझो છો? गांडा व्यक्तिओ। तो कितना गांडा व्यक्तिओ છે એની ગણતરી જ કરવાની રહી ગઈ। तो वहां क्या लिखेंगे? नॉट अवेलेबल। अवेलेबल નથી, જે ડેટા અવેલેબલ નથી, જે માહિતી ઉપલબ્ધ નથી, એના માટે એને લખીશું। चलो किसी क्लास का आपने एडवर्टाइज देखा होगा,
उसमें वो फोटे वाला एडवर्टाइज आता है, इस बच्चे के इतना परसेंटेज है, उसके ऊपर फोटा होगा, नीचे परसेंटेज होगा, इतना नंबर्स, इसके परसेंटेज इतना है, उसका फोटा, उसके परसेंटेज। अला એવું જોયું છે? હા જોયું છે ને, पहली बार नहीं बोली रहे हो ना હું? ओके, तो ऐसे उसका फोटा दिया होगा, नीचे परसेंटेज, फोटा, परसेंटेज। अभी किसी एक बंदा है जिसके परसेंटेज आए 92, स्वप्न જેવી વાતો ना करो, अला धरी लेन भाई समझवा माटे 92 परसेंटेज आए, लेकिन वो बच्चा है ना, वो बच्चा फोटो दे के नहीं गया क्लास वाले को, तो क्लास वाले क्या करेंगे? फोटो की जगह खाली रखेंगे, नीचे नाम लिख के परसेंटेज लिख देंगे। क्यों भाई? क्योंकि उसके पास फोटा अवेलेबल है ही नहीं। समझ रहे हो मेरी बात को? उसके पास फोटा अवेलेबल है ही नहीं। तो इंफॉर्मेशन जो अवेलेबल नहीं है उसके बारे में क्या लिखना है? तो NA नॉट अवेलेबल, या फिर क्या करना है? डैश करना है। और जो जीरो क्वांटिटी है उसको हमेशा 0 लिखना है। ठीक है, तो लास्ट लेक्चर के अंदर हमने इस क्वेश्चन के 1 to 7 पॉइंट्स देखे थे। आज मैंने 8 to 12 तक समझा दिया है। ओके, नाउ क्वेश्चन इज ओवर, चैप्टर इज ओवर। नेक्स्ट वीक में हम मिलेंगे, नया चैप्टर शुरू करेंगे। ओके, बाय बाय, टाटा, सी यू, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं बेटा।